नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में होगा एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार कार्यक्रम। मुंबई को आज मिलेगा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। पीएम मोदी नवी मुंबई में नए एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी करेंगे उद्घाटन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भारत के 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। पटना में होगी एनडीए की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर लग सकती है मुहर। और खेल की खबरों में लिंथोई चानम्बम ने जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाकर रचा इतिहास। 63 किलोग्राम भार वर्ग में जीता कांस्य। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के नवे संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय परिवर्तन के लिए नवाचार, डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में ऑप्टिकल संचार, दूरसंचार में सेमीकंडक्टर, 6G, क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा कंपनियां, करीब 7,000 वैश्विक प्रतिनिधि और 150 से ज्यादा देशों के लगभग 1.5 लाख विजिटर हिस्सा लेंगे। IMC 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देता है, जिसमें जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज से महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम आज मुंबई में 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन भी करेंगे। मेट्रो लाइन 3 करीब 37,270 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। $19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवी मुंबई में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये देश की अब तक की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में शामिल है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हम एविएशन हब बनाने के लिए जो मिनिमम कनेक्ट टाइम होती है, टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टिविटी, ट्रांसफर पैसेंजर्स और जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पे वो खास हैं। 1160 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ हवाई अड्डे में एक स्वचालित पीपल मूवर शामिल है, जो एक परिवहन प्रणाली है और सभी 4 यात्री टर्मिनलों को सुचारू अंतर टर्मिनल स्थानांतरण के लिए जोड़ेगी। इसकी वार्षिक क्षमता 9 करोड़ यात्री और 3.25 बिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की होगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए अगर देखा जाए आने वाले समय में एविएशन का हब बनेगा और साथ ही साथ लॉजिस्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी होगा। हवाई अड्डे में स्थायी विमानन ईंधन भंडारण, लगभग 47 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन और पूरे शहर में सार्वजनिक संपर्क के लिए ईवी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री मुंबई के सार्वजनिक परिवहन को सुगम और सुरक्षित और रफ्तार देने वाली परियोजना मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण 2B का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल रेलवे का जो टर्मिनल स्टेशन है CSMT और वेस्टर्न रेलवे का जो है चर्च गेट, इसके बियॉन्ड भी जो मुंबई है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे मंत्रालय है, यहीं पे हाई कोर्ट है, यहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और पूरा फाइनेंशियल एंड हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे लोगों को जाने के लिए आज रेलवे सुविधा नहीं है। ये सुविधा ये मेट्रो लाइन के कारण होगी। चरण 2B का निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हुआ है और पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 यानी
एक्वालाइन 37,270 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से बनी है। ये पूरी तरह से भूमिगत लाइन है। कफ परेड से RJVLR तक इसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर की है, जिसमें 27 स्टेशन हैं, जो कि प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगी। एक्वालाइन की अंडरग्राउंड एक्सपेंशन महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ रही है और साथ ही सतह के ऊपर मूल्यवान रोड स्पेस को भी बचा रही है। ये ट्रैवलिंग टाइम तो ईज कर ही रहा है, कंजेशन भी ईज कर रहा है, साथ ही पूरे मुंबई को ये अर्बन ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। प्रधानमंत्री मोनोरेल, उपनगरीय रेलवे और बस PTO के 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का भी शुभारंभ करेंगे। वन ऐप कई सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत मोबाइल टिकटिंग, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। मुंबई से श्यामा और शिशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह मुंबई पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री स्टारमर का स्वागत किया। कीयर स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश PM स्टारमर कल मुंबई में विजन 2035 के विभिन्न पहलुओं पर भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये साझेदारी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंध जैसे मुख्य स्तंभों के बारे में 10 वर्ष की निर्धारित रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करती है। अमेरिकी पेशेवरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विख्यात अमेरिकी रणनीतिकार वॉल्टर रसेल मीड कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बातचीत को सार्थक बताया और भारत अमेरिका साझेदारी को वैश्विक शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। बिहार में मतदान की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आज पटना में एनडीए के सभी दलों की बड़ी बैठक है। इसमें भाजपा, जेडीयू, एलजेपीआर और बाकी दलों के शीर्ष नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक में सभी दल चुनाव में सीटों को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे उम्मीदवारों की घोषणा पर कार्य किया जा सके। तो पटना में आज महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की, जिसमें एनडीए के सभी दलों के शीर्ष नेता साथ आने वाले हैं और मंथन होने वाला है कि सीट बंटवारे पर कैसे गणित लगाया जाए आगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की आज दिल्ली में अहम बैठक है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में CEC के सदस्य और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑनलाइन तौर पर शामिल हो सकते हैं। वहीं CEC के अन्य प्रमुख सदस्य सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, KC वेणुगोपाल, अमी याग्निक, उत्तम कुमार रेड्डी, TS सिंहदेव और कई अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडुता में कल हुए दुखद हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। 5 घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 25 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दुर्घटना कल देर शाम उस वक्त हुई जब भारी बारिश के बाद भल्लू पुल के पास एक बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया। हादसे में बस पूरी तरह मलबे में दब गई। बताया जा रहा है कि बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी, तभी झंडुता में बरठी में दुर्घटना का शिकार हो गई। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घटनास्थल और सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक हादसे में हुई जान माल की हानि से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो। क्या? RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के साथ संबंध पहले से बेहतर होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कतर के साथ व्यापार के नजरिए से यह साल काफी अहम साबित होगा। भारत और कतर के बीच आपसी संबंध, आपसी रिश्ते और व्यापार को बढ़ाने के लिए ये वर्ष मील का पत्थर साबित होगा। हम FTA की तरफ भी विचार कर रहे हैं कि हम काम शुरू करें। आपस में व्यापार कैसे बढ़ना, LNG का तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ किया गया है। 20 साल का 2048 तक लगभग $80 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इसके साथ साथ 8 लाख से अधिक भारत के मूल निवासी कतर में सेवा कर रहे हैं। उनकी देखरेख भी कतर की सरकार बड़े अच्छे तरीके से कर रही है और मुझे विश्वास है कि आगे चल के व्यापार में भी हमारे संबंध और आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने लश्कर ए तैयबा से जुड़ी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय नार्को टेरर साजिश के मामले में 8 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें से 4 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। ये मामला पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से गुजरात के रास्ते भारत में ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा है। इन ड्रग्स से हुई कमाई लश्कर ए तैयबा के आतंकी गतिविधियों में लगाई गई थी। चार्जशीट में इटली के सिमरनजीत सिंह संधू, ऑस्ट्रेलिया के तंवर बेदी, भारत के अंकुश कपूर, पाक नागरिक तारिक उर्फ भाईजान सहित गगनदीप सिंह अरोड़ा, तमन्ना गुप्ता, सुखबीर सिंह और अनवर मसीह के नाम शामिल हैं। अब तक इस मामले में 26 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 8 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा GST दर में कमी किए जाने से बाजार में रौनक बढ़ गई है। बैटरी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर सहित कई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब पहले से सस्ते हो गए हैं। इन वस्तुओं पर GST दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। दिवाली के अवसर पर ग्राहकों में उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान के ब्यावर में उपभोक्ताओं ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये निर्णय आम आदमी के लिए राहत भरा हुआ है। कोई चीज जो पहले कम थी, ज्यादा थी, तो उसमें GST हो गया तो वो चीज में हमारी बचत हो गई है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में हमारी काफी बचत हुई है, तो उससे मतलब बजट पे बहुत अच्छा मतलब असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे और कई सामानों पे छूट की, उससे आम जनता को कई राहत मिली है। इससे मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10% का बचत मिल रही है। हम केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं। LED टीवी लेना है, लगभग 43 और 55 की रेंज में लेना है हमको। तो अभी जो केंद्र सरकार ने GST 28 से 18 किया है, उसका लगभग 3 से 4 हज़ार का हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। GST जो हमारी केंद्र सरकार ने कम किया है, कुछ हमारे उपकरण से जैसे AC से 28 पे 18 पे आ गए, तो और एक LEDs पे काफ़ी बहुत बड़ा वेरिएशन है, वो भी 10% का करीब कम होने से बेनिफिट ये, एक तो आम उपभोक्ता जो है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे, और डीलर्स जो माल बेचते हैं हम लोगों के लिए भी एक बेनिफिट है। और इस बार जो दिवाली होने वाली है वो बहुत अच्छी दिवाली होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश में रक्षा निर्माण के अवसरों पर आयोजित सम्मेलन के दौरान आईडेक्स यानी कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार विजेताओं की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। DD न्यूज टीम ने मैकफी रोबोटिक्स के प्रबंध निदेशक के साथ बातचीत की और जाना कि रक्षा बल निजी क्षेत्र के नवाचारों का कैसे लाभ उठा रहा है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से तेज़ी से बदल रही है, उसके मुताबिक हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, ख़ास तौर से रक्षा के क्षेत्र में। ये सक्षम ने बनाया है इंस्ट्रूमेंटेड बैटल
ट्रेनिंग सिस्टम। और आप देख सकते हैं ये फौजी है, ये गन है, तो किस तरह से आप इसको फौज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाया है सक्षम ने गरुड़ कमांडोज के लिए जो हमारी वायुसेना के हैं। क्या खासियत है आपका इस IBTS? जी, तो IBTS सिस्टम के अंदर अभी ट्रेनिंग जिस हिसाब से होती है उसमें हमारे जो हमारे सैनिक हैं वो एक पोस्टर पे या एक घास के फूस के पुतला बना के उस पर फायरिंग करते हैं। अब इसमें इस चीज़ को बदलने के लिए हमने वायुसेना को ये प्रपोज़ किया है कि आप सामने भी एक टीम इंस्ट्रक्टर्स की लगा दीजिए, फौजियों की लगा दीजिए, और दूसरी टीम भी फौजियों की रहेगी। दोनों आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ एक रियल फायर फाइट्स की सिनेरियो को सिमुलेट कर सकते हैं। तो ये है इस पूरे सिस्टम का अंग कि जब जो भी बंदा ट्रेनिंग ले रहा है उसको सामने से जब वो बॉर्डर पे जाएगा तो गोली सामने से भी चलेगी, तो उस चीज़ का अनुभव उसको ट्रेनिंग में ही मिल जाए। तो किस तरह से आपका ये गन के अंदर से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी, तो हमारा जो इस सिस्टम का मेन 3 हिस्से रहेंगे। पहला हिस्सा हमारी वेपन यानी कि इसके गन पे जाएगा, जो कि होगा एक लेज़र डिवाइस। जैसे ही हमारे सैनिक ने यहाँ से ट्रिगर दबाया है, यहाँ से इस गन से लेज़र जाएगी। आपके फौजी के बॉडी पे सेंसर्स होंगे जो कि उस लेज़र को डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे ही डिटेक्ट होता है यानी कि सही निशाने पे गोली चलाई गई है या लेज़र चलाई गई है, तो उस हिसाब से उस फौजी को उस एक्सरसाइज के लिए इंजर्ड मान लिया जाएगा। इसी चीज़ को आप यदि सीने पे गोली लगती है तो और सिर पे गोली लगती है तो इन दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो हैं। और जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं जो पूरी ट्रेनिंग को एक कमांड सेंटर से मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा ट्रूप कहाँ पे है, उसकी क्या पोजीशन है और किस डिस्टेंस से आपने गोली चलाई गई। इसके लिए आपको कितने का ऑर्डर मिला है? ये प्रोजेक्ट अभी हमारे IDEX के अंदर डेवलपमेंट फेज़ में है, जिसमें कि हमें 1.5 करोड़ सरकार की तरफ से ग्रांट मिली है और इसी प्रोजेक्ट में हमें 1.5 करोड़ हमने अपनी तरफ से भी इन्वेस्ट किया है। और इसका ऑर्डर हमें कुल मिला के 100 यूनिट की ऑर्डर की बात हुई है। इसका पेटेंट कराया आपने? इसका पेटेंट अभी प्रोसेस में है। तो जैसे कि आपने सक्षम से सुना किस तरह से रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को, MSMEs को आगे लाने की पूरी योजना बनाई गई है और सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने। और इस तरह के हथियार जो बहुत छोटी सी बात है लेकिन रियल टाइम और असली जब लड़ाई होती है उसमें काफ़ी कारगर साबित होते हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3% था, इसे अब बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी वजह मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण मांग में रिकवरी और कर सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को बताया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने भी अक्टूबर MPC में चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। केंद्रीय गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में GDP में देखी गई तेजी बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP की विकास दर 7%, तीसरी तिमाही में 6.4% और चौथी तिमाही में 6.2% रह सकती है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया, जो कि अगस्त 3.1% पर था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 2.1% से घटाकर 1.8%, तीसरी तिमाही के अनुमान को 3.1% से घटाकर 1.8% और चौथी तिमाही के लिए 4% कर दिया है। इस साल के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस को क्वांटम यांत्रिकी के लिए वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन वैज्ञानिकों को चिप का उपयोग करके क्वांटम भौतिकी को क्रियाशील रूप में प्रदर्शित करने वाले अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसमें क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सोमवार से नोबेल वीक की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से ये सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम
टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटाइजेशन की खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को नोबेल पुरस्कार मिला। ये खोज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसर सहित क्वांटम तकनीकी को और समझने में मदद करेगी। आमतौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम बहुत छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉन पर लागू होते हैं। इनके व्यवहार को माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। लेकिन अब इन वैज्ञानिकों ने पहली बार बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज की है। बता दें कि विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना तकरीबन 10.3 करोड़ रुपए, स्वर्ण पदक और सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा वैज्ञानिक जीतते हैं तो यह प्राइज मनी उनके बीच बंट जाती है। वर्ष 1901 से अब तक 118 वैज्ञानिकों को भौतिकी का पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। सर सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें इस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। उन्हें ये सम्मान 1930 में दिया गया था। उनकी खोज ने बताया था कि जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो उसका रंग बदल सकता है। इसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह खोज आज लेजर और मेडिकल तकनीकी में इस्तेमाल होती है। वहीं दूसरे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। इन्हें 1983 में तारों के जीवन और मृत्यु की खोज के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने ही बताया था कि बड़े तारे अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं। 6 से 13 अक्टूबर के बीच विभिन्न श्रेणियों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। 6 अक्टूबर 2025 को मेडिसिन के लिए मैरी इन ब्रांका, फ्रेड रॉम्सडेल और शिमोन साकागुची को दिया गया है। इन्हें यह प्राइज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये प्रतियोगिता के इतिहास में भारत का पहला पदक है। 19 वर्षीय लिंथोई ने लीमा पेरू में आयोजित प्रतियोगिता में महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में नीदरलैंड की जोनी गेलेन को हराकर कांस्य पदक जीता। क्रिकेट की खबरों में महिला क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को पिछला मैच श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में ही खेलना था, जो बारिश में धुल गया था और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़ गए थे। वहीं पाकिस्तान को पिछले मैच में भारत के खिलाफ शिकस्त मिली थी। शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनका प्रशासन अब कई सरकारी कार्यक्रमों को बंद करने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में नौकरियों में कटौती के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 1 अक्टूबर से शुरू हुए अमेरिकी सरकारी शटडाउन के दौरान लाखों संघीय कर्मचारियों को काम पर न आने का आदेश दिया गया है, जबकि अन्य को नौकरी पर बने रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा, मेरी और मेरी सहयोगी शहला के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।